हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज, आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट कर लिया है। अगर लेक्चर आपने नहीं देखे तो मैंने उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है आप कम करते चलो, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड। ठीक है ना। तो इनमें हमें यह देखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो देखो, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग जो ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं, वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें लगा हुआ है क्लोरीन, इसमें ये तो एल्कोहल है, तो ये तो सबसे कम एसिडिक होगा ना। इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, और इसमें देखो फ्लोरीन लगा हुआ है और इसमें रिंग लगी हुई है। ठीक है ना। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे फर्स्ट पर तो ये आ गया। ठीक है। तो देखो FCH2COOH, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो आपके पास फ्लोरो एसिटिक एसिड हो गया। उसके बाद क्लोरीन। ठीक है। देखो, सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड को आप पहले लिखो। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद क्लोरीन, और ये एल्कोहल है तो एल्कोहल तो सबसे कम एसिडिक होगा और इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है। उसके बाद देखो रिंग लगी हुई है ना, तो रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होती है। ठीक है ना। तो उसके बाद ये आ जाएगा C6H5CH2COOH। ठीक है ना। और उसके बाद एसिटिक एसिड, और उसके बाद एल्कोहल। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद रिंग, उसके बाद कुछ नहीं लगा हुआ है, उसके बाद एल्कोहल। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स 2ene4 आयनोइक एसिड। अब देखो ये बनाते हैं, तो हेक्स का मतलब हो गया कार्बन 6 होंगे, तो आप पहले 6 कार्बन बनाओ। 6 कार्बन हो गए। उसके बाद डबल सेकंड नंबर के कार्बन पर इन का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है। तो हम इधर से काउंट करते हैं, चाहे आप किधर से भी काउंट कर लो। देखो 1 2, तो 2 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा। ये लो हेक्स 2ene4 आइन, तो ये 1 2 3 4 4 पर आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है। और ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये लो, आ गई बात समझ में। हेक्स यानी कि 6 कार्बन बनाओ, 2 पर इन यानी कि देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो 2 इन का मतलब सेकंड पर डबल बॉन्ड, 4 आइन का मतलब फोर्थ पर ट्रिपल बॉन्ड, और ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन कार्बन्स को कपड़े पहना दो, देखो तो इससे 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, इसके बॉन्ड पूरे, इसके बॉन्ड पूरे, इससे 1 हाइड्रोजन अटैच होगा और इससे भी 1 हाइड्रोजन अटैच होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आपको 4 करनी है। ठीक है ना। 4 बॉन्ड पूरे करने हैं कार्बन के। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपाउंड ए वाज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड बी विद KMnO4। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि कंपाउंड ए जो है वो बी के ऑक्सीडेशन से बनता है। तो देखो यहां पर कर लेते हैं कि जब आप बी का KMnO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बी का ऑक्सीडेशन करोगे ना तो कंपाउंड ए बनेगा। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद आगे पढ़ो, कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गेट कन्वर्टेड बैक टू कंपाउंड बी। अगर आप ए का रिडक्शन कर दोगे ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो दोबारा बी बन जाएगा। तो देखो दो बात हो गई ने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि बी का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ए बनेगा, और ए का आप रिडक्शन करोगे तो बी बनेगा। ठीक है ना। अब आगे देखो, व्हेन कंपाउंड ए इज हीटेड विद बी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इट प्रोड्यूस फ्रूटी स्मेल।
तो गाइज ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात ये है, इसी से पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना, कि जब ए और बी को एसिड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है ना, तो फ्रूटी स्मेल आती है, ठीक है। और फ्रूटी स्मेल ध्यान रखना एस्टर की होती है, ठीक है ना। तो व्हेन कंपाउंड ए इज हीटेड विद बी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इट प्रोड्यूस्ड फ्रूटी स्मेल ऑफ कंपाउंड सी, यानी कि सी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सी तो एस्टर होगा। आ गई ना बात समझ में, क्योंकि फ्रूटी स्मेल एस्टर की होती है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ए और बी को आइडेंटिफाई करो। अब आप ये जानते हो कि एस्टर हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से बनता है। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को H2SO4 के साथ हीट करते हो ना, तब आपके पास एस्टर बनता है। तो एस्टरिफिकेशन में आपको मैकेनिज्म सहित बता चुका हूं, यानी कि ए और बी में से ए और बी यही होंगे। अब देख लो, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यानी कि आपके पास बी तो हो गया एल्कोहल, ठीक है, और ए हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो देख लो, कंपाउंड ए वाज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड बी, कि बी यानी कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो गाइस ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव केमिकल टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। अब देखो, डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डिस्टिंक्शन का मतलब यह है कि आपको फिनॉल दे दिया गया है और कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया गया है, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या है, आपको टेस्ट करके बताना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भी रिंग पर OH लगा हुआ है या फिर COOH लगा हुआ है, क्योंकि वो दिखते थोड़ी ना है, दिखते नहीं है, ठीक है ना। तो आपको टेस्ट करना है कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है और कौन सा फिनॉल है। तो कैसे हम पता लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस बाहर निकालता है, तो हमें बुदबुदाहट दिखती है, ठीक है ना। तो एफरवेस के साथ CO2 गैस आपका बेंजोइक एसिड निकालेगा। तो देखो, हमें पता नहीं है कि कौन सा एसिड है और कौन सा फिनॉल है, लेकिन जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे ना तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, जिसमें रिएक्शन नहीं हो रही है वो फिनॉल है। और जब हम बेंजोइक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे NaHCO3, तो गाइज क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन यहां पर लग जाएगा और ये सोडियम यहां पर लग जाएगा। तो देखो आपके पास बनेगा क्या, COONA। अब ये हाइड्रोजन सोडियम की जगह लगते ही आपके पास H2CO3 बन गया, क्योंकि देखो HCO3 है, एक हाइड्रोजन लग गया, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है जो स्टेबल नहीं होता, वो टूटता है H2O में और CO2 में। तो आपके पास क्या क्या बनेगा, H2O और CO2। तो ये एफरवेस के साथ बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस बाहर निकलती है, तो हमें दिखाई देता है कि हाँ भाई ये उछल रहा है सॉल्यूशन, इसका मतलब ये बेंजोइक एसिड है। आगे बात समझ में। तो हम इस टेस्ट से फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट कर सकते। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये कीटोन है, देखो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, और Cl2 और NaOH X2 और बेस यानी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। तो गाइज आप ये देखते ही पहचान जाओ, ठीक है ना। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, तो पूरी मैकेनिज्म मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने हेलो एल्केन में ये पूरी मैकेनिज्म बता दी है, तो आप हेलो एल्केन वाली यूनिट में जाकर के देख सकते हो। लेकिन आपको रिएक्शन को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी,
क्यों? क्योंकि देखो हेलो होम रिएक्शन कौन देता है? वे एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल जिनमें एक फ्री मैथिल ग्रुप होता है, जिनमें एक फ्री मैथिल ग्रुप होता है, वो हेलो होम रिएक्शन देते हैं। तो आपके पास हेलोजन है और बेस है तो हेलो होम रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो इसका बनेगा हेलो होम यानी कि क्लोरोफॉर्म बनेगा, और इसका बन जाएगा सोल्ट। तो देखो इसका सोल्ट बनता है एसिड का CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ONe। तो गाइज ये हेलो होम रिएक्शन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को लिख लो आप। तो गाइज अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन कार्बोनिल ग्रुप बट डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन। कि कार्बोक्सिलिक एसिड देखो आपका ये है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो इसमें ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो इसके साथ न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं ऐड हो सकता? क्योंकि देखो एल्डिहाइड और कीटोन से न्यूक्लियोफाइल ऐड हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस, इसलिए यह न्यूक्लियोफाइल ऐड हो सकता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गाइस देखो न्यूक्लियोफाइल तब ऐड होगा ना जब यहां पर प्लस बनेगा, यानी कि ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तब ही न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होती है। इसका कारण क्या है वो देखो, जैसे ही यह ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो यह ऑक्सीजन क्या करेगा, तुरंत अपने लोन पेयर दे देगा, यानी कि इस कार्बन पर प्लस आएगा ही नहीं। अगर प्लस नहीं आएगा तो बताओ न्यूक्लियोफाइल क्यों ऐड होगा? तो देखो डबल बॉन्ड O और H, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस कार्बन पर प्लस आता ही नहीं है, यह कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। अब गाइस नेक्स्ट, तो देखो गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इनका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो देखो PH का मतलब फेनिल है ना, बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो इसका लिखेंगे तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो देखो 1 2 3, तो 3 पर रिंग लगी हुई है बेंजीन रिंग, तो इसको हम लिखेंगे 3 फेनिल। उसके बाद कार्बन कितनी है, 3 है, तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम ओइक एसिड लगाते हैं तो प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम तो एकदम सिंपल है। अब गाइस दूसरा एग्जांपल करते हैं, तो इसको हम पहले वैसे लिखते हैं। तो देखो CH3 और ये 2 लगे हुए हैं, ध्यान रखना इस कार्बन से, तो CH3 C और ये CH3 कि इस कार्बन से 2 CH3 लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड CH और COOH। तो हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये पेरेंट चेन हो गई, तो इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे और उसको चेन के अंदर लेंगे और उसकी साइड से ही काउंटिंग करेंगे। तो यह सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम CH3 को मैथिल लिखते हैं, आप जानते हो, तो 3 मैथिल। अब कार्बन कितने हैं, 4 है, तो ब्यूट। उसके बाद सेकंड नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का हम इन लगाते हैं, तो ब्यूट 2 इन, और 1 पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 ओइक एसिड, या फिर ये 1 लगाने की जरूरी नहीं है, 2 इनोइक एसिड भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। अब देखो थर्ड, तो थर्ड में देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो रिंग के साथ इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए देखो इस कार्बन को तो आप 1 दे दो और इस कार्बन को आप 2 दे दो, तो 2 पर लगा हुआ है मैथिल, ठीक है। उसके बाद रिंग में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट कार्बन का रिंग के कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, देखो रिंग के कार्बन देख लो सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन, और रिंग है क्लोज्ड रिंग है तो हम साइक्लो लगाएंगे, तो 2 मैथिल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। जब यह कार्बन, जब COOH का कार्बन हम काउंट नहीं करते हैं ना, तो सफिक्स ओइक एसिड नहीं लगाते हैं, सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं, तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है, अब देखो इसका नाम लिखते हैं। तो COOH आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 चाहे इधर से काउंट कर दो चाहे इधर से काउंट कर दो, 2 3 4 5 और 6। तो नाइट्रो लगे हुए हैं, एक तो 2 पर है नाइट्रो, एक 4 पर है और एक 6 पर है। कोई सब्स्टिट्यूएंट 3 बार आ जाता है तो हम लगाते हैं ट्राई, और नाइट्रो आया तो नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। उसके बाद रिंग है तो रिंग को बोलते हैं हम बेंजीन, ठीक है। और ये कार्बन काउंट नहीं किया ना हमने तो सफिक्स लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब गाइस देखो चौथे क्वेश्चन में कन्वर्जन है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। तो हमें इन सब से कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड बनाना है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना। तो एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, तो ये आप रिएक्शंस में पढ़ चुके हो कि ये है एथिल बेंजीन। जब हम KMnO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो यूज करेंगे तो वो इसको एसिड बना देगा, यानी कि एसिड का पोटेशियम सोल्ट बन जाएगा COOK। अब इसका मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दूं, ठीक है ना। तो एसिडिक KMnO4 यूज करते हैं, तो आपके पास सोल्ट बन गया। तो अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास एसिड बन जाएगा। तो सिंपल है एकदम। तो फर्स्ट कन्वर्जन तो हो गया ना कि हम एथिल बेंजीन से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, तो हम ऐसे बनाते हैं। दूसरा हमें एसिटोफिनोन से बनाना है, तो ये लो। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन में एसिटोफिनोन बनता है ना, तो वो एसिटोफिनोन ये होता है, ये एसिटोफिनोन है। अब गाइस इसको गौर से देखो, यह हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन में देखो एक तो हेलोफॉर्म बनता है और एक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो यहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन करवा दो, तो Cl2 ले लो और NaOH ले लो। तो आपको पता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनमें एक फ्री मिथाइल ग्रुप होता है। तो इसका हेलोफॉर्म बन जाएगा, यानी कि इसका तो बन गया CHCl3 और ये बन जाएगा सोडियम का सोल्ट। तो ये लो, तो C+O इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपके पास का बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये थर्ड कन्वर्जन हो गया, सॉरी सेकंड कन्वर्जन हो गया। अब थर्ड है ब्रोमोबेंजीन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, यानी कि बेंजोइक एसिड बनाना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको। तो देखो ब्रोमोबेंजीन को हम ऐसे लिख लेते हैं PH और Br, यानी कि Br से बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग पर अगर Br लगा हुआ है तो उसे हम ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसा लिख लिया ताकि हमें बनाने में थोड़ा कमजोर आए। अब इसकी रिएक्शन मैं मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाऊंगा और साथ में ले लूंगा ईथर। तो आपको पता है ना कि हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन की रिएक्शन हम मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, यानी कि ये मैग्नीशियम बीच में बैठ जाएगा PHMgBr। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया ना। अब इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा CO2 से, ये CO2 है। वैसे इसकी ज्योमेट्री तो लीनियर होती है, ध्यान रखना, लेकिन हम रिएक्शन में ऐसे दिखा रहे हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा ऐसे ब्रेक होता है कि एल्किल या एरिल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है और मेटल की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो गाइज बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट, तो कार्बन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव पर नेगेटिव अटैक कर सकता है। तो यानी कि ये जो पीएच है वो जुड़ गई कार्बन के साथ, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड O और O पर आ गया माइनस चार्ज और माइनस के साथ आएगा MgBr। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे ना, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H प्लस और OH माइनस को जोड़ना। तो H तो यहां जोड़ दो। अब मैं इस पीएच को रिंग लिख रहा हूं, देखो ये अपनी रिंग हो गई। इससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, O माइनस से जुड़ गया H
और इससे जुड़ गया OH, तो MgBrOH, तो ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है ना। अब देखो स्टायरीन, एथीन से अगर आपकी बेंजीन रिंग लगी हुई हो, यानी कि इसको हम स्टायरीन बोलते हैं। तो गाइज हम इसका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कर देंगे ना, तो मैंने आपको रिएक्शंस में भी बताया है कि एल्कीन्स भी ऑक्सीडाइज हो जाती है, उनमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो इसके ऊपर ये एसिड लग जाएगा क्योंकि KMnO4 से एसिड ही बनेगा। और इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन वाला कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। देखो इसका एसिड बन गया और इसका एसिड बन गया, तो ये कन्वर्जन हो गए। तो ये क्वेश्चन आप लिख लो। तो गाइज अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड ऑफ ईच पेयर इज स्ट्रोंगर एसिडिक, यानी कि इन पेयर्स में से आपको स्ट्रोंग एसिड को बताना है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, एसिटिक एसिड और ये फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो फ्लोरीन लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग आप जानते हो कि एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इनमें तो ये हो गया, ठीक है ना। और इसकी बात करें तो इसमें एक तो फ्लोरीन लगा हुआ है और एक में क्लोरीन। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो एसिडिटी को ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये तो ऊपर वाले दो तो एकदम सिंपल है। तो देखो अब थर्ड की बात करते हैं। तो देखो थर्ड में फ्लोरीन लगा हुआ है, तो इसमें तो फ्लोरीन लगा हुआ है इस कार्बन पर और इसमें फ्लोरीन लगा हुआ है इस कार्बन पर। तो आपको पता है कि यह फ्लोरीन पास है, तो एसिडिटी में ये सब बातें आप पढ़ चुके हो। तो पास वाला फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये इनमें ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। अब हम बात करें, देखो एक में तो लगा हुआ है CF3 और एक में लगा हुआ है CH3। तो CH3 तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यानी कि ये कम एसिडिक होगा। और ये तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि C और F3 यानी कि 3 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनमें ये तो देखो चारों ही सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, although phenoxide ion has more number of resonating structure than carboxylate ion, carboxylic acid is a stronger acid than phenol। Y। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा का ऐसा मैं एसिडिटी में करवा चुका हूं कि फिनोक्साइड आयन की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है 5 और कार्बोक्सिलेट आयन की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है 2। अब जिसकी जितनी ज्यादा रिजोनेटिक स्ट्रक्चर वो उतना ही स्टेबल, तो जो आयन जितना स्टेबल होगा उसका कोरेस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो फिनोक्साइड की 5 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर और कार्बोक्सिलेट आयन की 2 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो रूल के अकॉर्डिंग तो फिनोक्साइड ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और फिनोक्साइड बना है फिनोल से, तो फिनोल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। लेकिन फिनोक्साइड में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कार्बन पर आता है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आता है। तो कार्बन पर नेगेटिव स्टेबल नहीं है, इसलिए ज्यादा रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हुए भी फिनोक्साइड कार्बोक्सिलेट से कम स्टेबल है। तो ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन दोनों की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बना करके मैं बता चुका हूं, तो आप एसिडिटी को पढ़ ले, ठीक है ना। अब देखो, गिव डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोपेनेल एंड प्रोपेनोन, यानी कि ये तो एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो प्रोपेनेल बना लो। तो ये प्रोपेनेल और ये आपका है प्रोपेनोन, तो एसीटोन को ही हम प्रोपेनोन बोलते हैं। तो गाइस देखो, हेलोफॉर्म से टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कोई फ्री मैथिल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ फ्री मैथिल होना चाहिए। तो ये फंक्शनल ग्रुप, तो इससे तो एथिल जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखो 2 फ्री मैथिल है, यानी कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। प्रोपेनोन जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, जबकि प्रोपेनेल हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो गाइज आप ऐसा करके लिख दो कि Cl2 और NaOH नो रिएक्शन, और यहां पर आप प्रोडक्ट बना दो, ठीक है। तो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो देखो इसके अंदर ये कीटोन आपका, ये कीटोन, और Br2 और NaOH देख करके अगला हमसे हेलोफॉर्म करवाना चाहता है।
और हेलोफॉर्म वो देगा जिसमें फ्री मिथाइल ग्रुप होगा। तो यहां पर ये जो आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है ये फ्री दिख रहा है ना, तो हो जाएगी रिएक्शन। तो आपके पास देखो ये तो बन जाएगा सोल्ट, तो डबल बॉन्ड O CH3 और C डबल बॉन्ड O और ON, आपको पता है कि सोल्ट बनता है, और इसका बन जाएगा भाई Br2 ले रहे हो तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा CHBr3। तो हेलोफॉर्म आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, तो ये तो होगा A और ये होगा B, ठीक है ना। अब देखो H प्लस करवा रहा है और गर्म कर रहा है, तो H प्लस, अब देखो A और B तो आपने फाइंड आउट कर लिए ना, ये A और ये B। अब देखो C निकालना है और C का फॉर्मूला होगा ये, तो C ध्यान से समझना, अगला हमसे क्या करवाना चाहता है। तो H प्लस का मतलब है वो हमें यहां पर H लगवाना चाहता है, तो हमने यहां पर H लगा दिया। ध्यान से समझना, H प्लस का मतलब हाइड्रोलिसिस है, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, दूसरा गर्म कर रहा है। तो गाइस ध्यान रखना, गर्म कर रहा है और NaOH आपके पास है, तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन होगा। देखो गर्म कर रहा है और NaOH देखो पहले ही रिएक्शन में है, तो डी कार्बोक्सिलेशन होने का मतलब ये CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो सोडा लाइम के साथ हम करते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, स्मिथ रिएक्शन है, तो डी कार्बोक्सिलेशन तो आप बहुत पढ़ चुके हो। तो ये CO2 निकल जाएगी और ये हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो जाएगा, यानी कि आपके पास बन गया ये CH3 और यहां पर ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को हम शो नहीं करते हैं, तो देख लो फॉर्मूला बैठ रहा है क्या। कार्बन काउंट करो तो देखो 6 तो रिंग में और ये 7, कार्बन 7 है। हाइड्रोजन काउंट करो तो देखो 3 और 1 यहां पर है 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12, तो 12 हाइड्रोजन है। यहां पर हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो 12 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यानी कि बैठ गया। तो ध्यान रखना Br2 और NaOH का मतलब हेलोफॉर्म, तो हेलोफॉर्म करवा दो। H प्लस का मतलब यहां पर वो H लगवाना चाहता है तो H लगा दिया। गर्म और NaOH ले रखा है तो डी कार्बोक्सिलेशन करवाना चाहता है तो CO2 निकाल दो और ये बना दो। तो गाइज इन क्वेश्चंस को लिख लो। अब और आगे करते हैं। तो गाइज अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड, यानी कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम ज्यादा ज्यादा, यानी कि इंक्रीज करते चलो बढ़ाते चलो। किसका लिखना है? तो वो प्रॉपर्टी आपको आगे ब्रैकेट्स में दी हुई है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट करते हैं, तो एसिटैल्डिहाइड, एसीटोन, डाई टर्सरी ब्यूटिल कीटोन और मैथिल टर्सरी ब्यूटिल कीटोन, तो इनका लिखना है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स HCN। तो देखो हमें ये रिएक्शन करके नहीं दिखानी है। HCN किस में ब्रेक होता है? H प्लस में और Cn माइनस में, यानी कि Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवार्ड्स ऑर्डर हमें पूछा है। और गाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 2 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस है और एक इंडक्टिव इफेक्ट है। तो हम ये पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। इनकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो मैं ऑर्डर से ही बना देता हूं। तो देखो ये तो है एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये है आपका एसीटोन, ये एसिटैल्डिहाइड हो गया और ये एसीटोन हो गया। उसके बाद मैथिल टर्सरी ब्यूटिल कीटोन, तो देखो कीटोन तो हो गया ये, इसके एक तरफ मैथिल लगा हुआ है, एक तरफ लगा हुआ है टर्सरी ब्यूटिल। तो टर्सरी ब्यूटिल यानी कि कार्बन से 3 मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं। और डाइटर्सरी ब्यूटिल कीटोन यानी कि कीटोन तो ये हो गया और इसके टर्सरी ब्यूटिल 2 लगाने हैं, ठीक है ना। और ये एक टर्सरी ब्यूटिल हो गया, ठीक है। तो देखो 2 टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप लगा दिए।
ठीक है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो देखो CN का अटैक किस पर इजी होगा, तो देखो यहां पर तो इजी अटैक हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि देखो इतने इतने बड़े ग्रुप लगे हैं, तो इस कार्बन पर अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि ये आगे आ जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी। तो सबसे जल्दी अटैक होगा इस पर, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर पर ये आ गया, उसके बाद अटैक होगा इस पर, उसके बाद अटैक होगा इस पर, और उसके बाद अटैक होगा इस पर। आगे ना बात समझ में, देखो इस पर अटैक होगा क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है और प्लस आई इफेक्ट भी कम है, ठीक है ना। यहां पर देखो ये 2 मैथिल ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो ये 2 मैथिल ग्रुप थोड़े आगे आ जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी। यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसमें तो ये एक ग्रुप तो बहुत ही बड़ा है, तो ज्यादा बाधा आएगी, ज्यादा रुकावट आएगी, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। और यहां पर तो देखो ये दोनों ग्रुप बड़े हैं, तो दोनों ग्रुप बड़े हैं ना, तो इस कार्बन तक आपका न्यूक्लियोफाइल जो साइनाइड है वो पहुंच ही नहीं पाएगा, इसका मतलब यह सबसे कम रिएक्शन देगा। तो गाइज लेकिन हमें ऑर्डर पूछा है इंक्रीजिंग, तो जो सबसे कम रिएक्शन देगा वो पहले, ठीक है, तो वो उसके बाद ये लो। तो ऑर्डर इस टाइप से बनाना है, यानी कि पहले आपको वो बनाना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे ज्यादा रिएक्शन ये देगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है और इंडक्टिव इफेक्ट भी कम है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। एल्डिहाइड और कीटोन का हमने कंपेरिजन किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवर्ड्स, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, तो गाइज अब देखो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो ये ब्रोमीन लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर कोई नहीं लगा हुआ और यहाँ पर भी कोई नहीं लगा हुआ, ये CH2 है, ध्यान रखना, यानी कि कम एसिडिक ये दोनों ही होंगे। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने के 2 वे हैं, यानी कि ये तो देखो ऐसे है CH3CH CH3COOH, और ये है ऐसे CH3CH2 CH2COOH। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन आने के 2 वे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ज्यादा आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या हो गया, एसिडिटी कम होना, तो 2 तरफ से आ रहे हैं ना, तो इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। तो हमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना ना, तो सबसे कम एसिडिटी तो होगी इसकी, ठीक है ना, उसके बाद इसकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले एसिडिटी को कम करते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं वो एसिडिटी को और कम करते हैं। अब गाइस देखो इसमें तो ये ब्रोमीन ना इस कार्बन से लगा हुआ है और इसमें ये ब्रोमीन इस कार्बन से लगा हुआ है, तो इसमें दूर लगा हुआ है ना, इसमें तो पास वाले कार्बन पर लगा हुआ है और इसमें 3 नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है और इसमें 2 नंबर के। देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसमें तो थर्ड कार्बन पर लगा हुआ है और इसमें सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है, तो पास लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक और ये वीक एसिडिक। तो उसके बाद होगा एसिडिक ये, तो CH3CHBr और CH2COOH, और लास्ट में आप ये लिख देना, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेंजोइक एसिड 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड 3 4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड और 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, तो इनका भी इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो मैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लिख देता हूं, तो आप समझ लेना। तो देखो 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, तो ये आपका मेथॉक्सी है, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, अपने लोन पेयर देगा, रिजोनेंस होगा, तो इलेक्ट्रॉन देने का मतलब एसिडिटी कम। उसके बाद है बेंजोइक एसिड होगा, इसमें ना इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा है और ना इलेक्ट्रॉन लेने वाला। उसके बाद है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड होगा, क्योंकि नाइट्रो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये 4 पोजीशन है। उसके बाद है 3 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो उसके बाद ये होगा।
तो ये 3 और ये 4। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसमें 2 खींचने वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें 1 लगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, और इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा हुआ है, तो ये तो सबसे कम एसिडिक होगा। आगे ना बात समझ में। तो गाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप क्वेश्चन को लिख लो। आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म्स साइनोहाइड्रीन, यानी कि देखो ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन है ना, ऐसे बना लो, ये साइक्लोहेक्सेनोन है, तो यह साइनोहाइड्रीन बनाता है, यानी कि HCN के साथ। अब रिएक्शन आप एल्डिहाइड और कीटोन के लेक्चर्स में देख चुके हो। वैसे देखो आपको बता देता हूँ कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, तो H तो जुड़ेगा यहाँ से और OH जुड़ेगा यहाँ से, तो आपके पास OH और CN, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। कि साइक्लोहेक्सेनोन तो साइनोहाइड्रीन बनाता है, लेकिन 226 यानी कि 226 तो ये हुआ। अगर मैं इसको साइनोहाइड्रीन मान रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 अब लगा हुआ क्या है, मैथिल। तो ये लो कि देखो ये जो रिएक्शन है ना वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस पर और इंडक्टिव इफेक्ट पर। तो गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो देखो कुछ नहीं लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगे हुए हैं, तो सिंपल ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन को घेर लेंगे चारों ओर से, तो इस पर जो CN- का अटैक है ना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगने के कारण यह रिएक्शन नहीं होगी। तो फर्स्ट एक्सप्लेन हो गया है। अब देखो सेकंड, देयर आर 2 NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बेजाइड, कि सेमी कार्बेजाइड में 2 NH2 ग्रुप होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं वो देख लो। देखो ये आपका सेमी कार्बेजाइड होता है H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसमें एक तो ये NH2 ग्रुप है और ये NH2 ग्रुप है। कि सेमी कार्बेजाइड में 2 NH2 ग्रुप होते हैं, हाउ एवर ओनली 1 इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बेजोन। कहने का मतलब जब सेमी कार्बेजोन बनेगा ना तो एक ही इन्वॉल्व करता है, ठीक है ना। तो ये सेमी कार्बेजोन बन गया आपका, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि बताइए ये NH2 क्यों रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कहने का मतलब यही है कि यहां से H2O निकल सकता है, ऐसे आप इसको उल्टा करके लगा दोगे तो यहां से भी तो H2O बाहर निकल सकता है, फिर ये NH2 क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में। तो देखो यहां पर इसमें रिजोनेंस होता है, तो ये रिजोनेंस के कारण ब्लॉक हो जाता है। कैसे, NHC डबल बॉन्ड O और NH2, तो यहां पर ये रिजोनेंस होता है, तो रिजोनेंस के कारण ये NH2 आपका ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। यहां पर तो आ गया माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड N और H2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लोन पेयर का अटैक होता है। अब लोन पेयर है कहां, यहां पर देखो, इसके पास तो है लोन पेयर, लेकिन यहां पर लोन पेयर कहां है, क्योंकि इसके लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए यह रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये दूसरे का एक्सप्लेनेशन हो गया। तीसरा देखो, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, एस्टर बनाने के समय है ना, द वाटर और द एस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सुन एज इट इज फॉर्म। तो चाहे एस्टर को तो आप रिमूव मत ही करो, लेकिन जो वाटर बनता है ना उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो गाइस देखो, एस्टर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से और एल्कोहल से। आप एसिड एज ए कैटलिस्ट लेते हो तो आपके पास ये एस्टर बनता है,
ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इन दोनों को तुरंत हटाना क्यों जरूरी होता है। तो गाइज ये इसलिए जरूरी होता है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल होती है। अगर आपने इनको नहीं हटाया तो ये वापस रिएक्टेंट बना देंगे, यानी कि एस्टर और H2O मिलकर के वापस ये बना देंगे। तो बताओ रिएक्शन का मतलब ही क्या हुआ। इसलिए जैसे जैसे ये बनते जाते हैं ना, इनको हटा दिया जाता है ताकि रिएक्शन बैकवर्ड ना हो, केवल फॉरवर्ड ही चलती रहे। तो गाइज ये क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप इनको नोट कर लो। तो गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स A, B एंड C, यानी कि हमें A, B और C को आइडेंटिफाई करना है। तो पूरी रिएक्शन करते हैं कि आपके पास CH3Br है, मैथिल ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन आप मैग्नीशियम और साथ में ले रहे हो ईथर। तो आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ये मैग्नीशियम बीच में आकर के बैठ जाएगा, तो CH3MgBr। तो आपने A को तो फाइंड आउट कर लिया कि A जो आपका है वो होगा CH3MgBr। चलो आगे करते हैं। अब इसका करवाते हैं CO2 और H2O। तो पहले मैं CO2 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, तो इसको ब्रेक करना है हमें। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगी, तो मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज और CH3 पर नेगेटिव। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये CH3 इसके साथ जुड़ गया, तो CH3C डबल बॉन्ड O पर माइनस आ गया ना, माइनस के साथ MgBr आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस। अब CO2 करवाने के बाद हमें करवाना है H2O। H2O का मतलब गाइज H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस यहाँ पर जुड़ेगा और OH माइनस यहाँ पर जुड़ेगा, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O OH और MgBr OH यहाँ पर जुड़ गया। तो ये तो अपना साइड प्रोडक्ट है, तो इसको हमें बताना नहीं है। तो ये बन गया आपके पास, यानी कि B का पता चल गया हमें। तो B आपका है CH3COOH। अब गाइज एसिड बना है और एल्कोहल है, तो एस्टर बनना है, सीधा दिख रहा है। तो ये बना है B, यानी कि ये आपका बना है एसिटिक एसिड, ठीक है ना, और ये CH3OH, इसको उल्टा लिख लो आप। तो ये है मेथनॉल और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो, तो H2O निकल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो C जो होगा वो होगा आपका एस्टर, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OCH3 मैथिल एसीटेट होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, कि हमें इनमें डिस्टिंक्शन करना है, हम लैब में कैसे पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। तो देखो एसिटोफिनोन ये होता है, ये एसिटोफिनोन है, और बेंजोफिनोन ये होता है, ये बेंजोफिनोन है। अब लैब में हमें इन दोनों के बारे में पता लगाना है, हमें ये दोनों मिल जाए, हमें पता नहीं होता है कि ये क्या है, हम टेस्ट से और हमें ये क्वेश्चन कर दे कि भी बताओ कि इनमें से एसिटोफिनोन कौन सा है। तो देखो गाइज यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक फ्री मैथिल है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन से आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो जितना पॉसिबल हो सके। यहाँ पर फ्री मैथिल ग्रुप है तो एसिटोफिनोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, और बेंजोफिनोन के पास कोई मैथिल ग्रुप नहीं है तो यह हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो डिस्टिंक्शन फर्स्ट तो हो गया, हेलोफॉर्म रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने कर दिया। सेकंड है फिनोल और बेंजोइक एसिड, तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, बेंजोइक एसिड के साथ, एफरवेस के साथ, बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं होता। तो ये तो मैं बता चुका हूँ पहले ही। बेंजोइक एसिड और एथिल बेंजोएट, तो देखो ये आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, और ये एथिल बेंजोएट। तो देखो बेंजोइक एसिड, अब देखो किसी भी एसिड से H हटा लेते हैं तो 8 लगाते हैं,
तो बेंजोइक एसिड बेंजोएट और एथिल ग्रुप लगा दिया ना C2H5 या फिर CH2CH3, तो इसे हम एथिल बेंजोएट बोलते हैं। तो गाइज सिंपल सी बात है, इसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे ना तो अपरवेश के साथ बुदबुदाइट के साथ CO2 गैस निकलेगी, लेकिन यहाँ पर गैस नहीं निकलेगी। तो हम सीधा सा पता लगा सकते हैं कि ये बेंजोइक एसिड है और ये एथिल बेंजोएट है, क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालते ही CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन। तो पेंटेन 2 ऑन बनाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ये तो हो गया पेंटेन 2 ऑन। और पेंटेन 3 ऑन बनाते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये पेंटेन 3 ऑन है। तो यहाँ पर भी हेलोफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन वो एल्डिहाइड और कीटोन और एल्कोहल देते हैं जिनमें एक फ्री मैथिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा एक फ्री मैथिल ग्रुप है ना। तो यहाँ पर तो दोनों तरफ एथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये पेंटेन 3 ऑन जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, जबकि पेंटेन 2 ऑन हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। तो गाइज ये कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।